आज हम बात करने वाले हैं गूगल रिव्यूज अपडेट के बारे में। जी हाँ, जो रिसेंटली गूगल ने अपडेट की है पॉलिसीज रिव्यू वेबसाइट के लिए और स्पेसिफिकली एफिलिएट वेबसाइट से इसका रिलेशन बनता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या इफेक्ट पड़ेंगे उन वेबसाइट पर जो कि एफिलिएट वेबसाइट है या प्रोडक्ट रिव्यूज वेबसाइट्स हैं। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि गूगल ऐसी वेबसाइट्स के लिए जो 9 फैक्टर्स रिकमेंड करता है ऑफिशियली, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और जी हाँ, इन्हीं फैक्टर्स को फॉलो करते हुए आप अपनी रैंकिंग भी इंप्रूव कर सकते हैं अगर आप इस अपडेट के बाद आपकी वेबसाइट अफेक्ट हुई है तो। और जी हाँ, इस वीडियो में मैं जितनी भी डिटेल्स बताऊंगा वो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस होंगी किसी भी एफिलिएट वेबसाइट को रन करने के लिए। और अगर आपने आज ये चीजें फुलफिल नहीं की तो जून में गूगल की एक और अपडेट आ रही है यूजर एक्सपीरियंस से रिलेटेड, आपकी वेबसाइट वहां जरूर अफेक्ट हो जाएगी। अगर आप मुझे पहली दफा देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असबर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। ऑफिशियली 8 अप्रैल को गूगल ने इस स्पेसिफिकली रिव्यू अपडेट को रोल आउट कर दिया और कहा कि नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर ये प्रॉपर्ली रोल आउट हो जाएगी। और उन वेबसाइट्स की स्पेसिफिकली रैंकिंग इंप्रूव हुई, उनको रिवॉर्ड किया गया गूगल की तरफ से जो इन डेप्थ रिव्यूज देते थे प्रोडक्ट्स के। और अगर आपकी वेबसाइट इन स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस पे पूरा नहीं उतरती थी तो इस अपडेट के बाद आपको अपनी रैंकिंग में सडनली ड्रॉप नजर आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये चेक कर लें कि आपने इस वीडियो को लाइक किया हुआ है। लगना तो आपका सिर्फ 1 सेकंड ही है, मेरी मोटिवेशन बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। तो अब बात करते हैं कि किन चीजों पर डायरेक्टली अफेक्ट हुआ, कौन सी वेबसाइट डायरेक्टली अफेक्ट हुई इस रिव्यू अपडेट के बाद। जो वेबसाइट्स प्रोडक्ट रिव्यूज देती थी, चाहे वो कंपैरिजन रिव्यू देती थी या सिंगल प्रोडक्ट का रिव्यू देती थी, वो वेबसाइट्स 90% तक अफेक्ट हुई हैं इस अपडेट के बाद। और इन्हीं रिव्यू वेबसाइट का डायरेक्ट रिलेशन बनता है एफिलिएट वेबसाइट के साथ। तो अगर आप इन दोनों कैटेगरीज में फॉल होते होंगे तो फिर आपकी रैंकिंग में बूस्ट या फिर आपको स्लम्प नजर आएगा अपनी रैंकिंग और अपनी ट्रैफिक में। और इस अपडेट में वो वेबसाइट्स भी शामिल होगी जिनका प्राइमरी गोल एफिलिएट प्रोडक्ट्स नहीं होती थी, यानी कि रिव्यूज नहीं देती थी, जिसकी एग्जांपल है वायरकटर। तो अगर आपकी वेबसाइट इन तमाम स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस में जो कि मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं उसको फुलफिल नहीं कर रही होंगी तो फिर आपको रैंकिंग में ड्रॉप नजर आएगा। तो अगर आपने आईफोन से रिलेटेड ब्लॉग बना रखा था और उसके साथ आप बेस्ट आईफोन जैसा कीवर्ड, एफिलिएट कीवर्ड को यूज करते थे अपने ही ब्लॉग में, तो आपकी वेबसाइट का डायरेक्टली रिलेशन रिव्यू वेबसाइट या एफिलिएट वेबसाइट कहलाई जा सकती है। तो अगर आप एफिलिएट ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हैं या ऑलरेडी एफिलिएट ब्लॉगिंग में हैं, तो अगर आपने मेरी एफिलिएट कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी तो उसको विजिट जरूर करें। गूगल कहता है कि मैं उन वेबसाइट्स को रिवॉर्ड करूंगा जो कि इन डेप्थ रिव्यू प्रोवाइड कर रही होंगी किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज का। तो आपकी अगर रिसर्च कंटेंट होगा तो गूगल बहुत ज्यादा पसंद करेगा। आपने इन डेप्थ कंटेंट रिव्यू दे रखा होगा अपनी ही वेबसाइट में। लेट्स सपोज आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं और उसके सेल्स पेज पे जाकर सेल्स पेज की इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए अगर अपना प्रोडक्ट पेज बना रहे हैं, एफिलिएट वेबसाइट बना रहे हैं, तो फिर ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस नहीं है क्योंकि आप वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे उस सेल्स पेज के बाद। यानी कि अपनी प्रोडक्ट में आपने रिसर्च कंटेंट यूज करना होता है, जो कि मैं इस वीडियो में आगे आपको डिटेल से समझाऊंगा। दिसंबर की कोर अपडेट से रिलेटेड जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने मोस्ट प्रोबेबली ये तमाम पॉइंट जो कि मैं आगे डिस्कस भी करने वाला हूं उसमें आपको एम्फसाइज करके बताया था कि ये चीजें आपने फ्यूचर में कंटिन्यू जरूर रखनी है, जो कि इस वीडियो में भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो 3 थिंग्स जो कि आपको फोकस रखनी है अपने कंटेंट को क्रिएट करते हुए, वो हैं प्रोवाइड्स इनसाइटफुल एनालिसिस, ओरिजिनल रिसर्च और रिटन बाय एक्सपर्ट्स। जी हाँ, इसका रिलेशन बन सकता है ईड के साथ भी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वेबसाइट अगर डाउन हो गई है तो पेनलाइज हो गई है गूगल की तरफ से। इसका मतलब ये है कि आपके जो कंपेटिटर थे उन्होंने आपकी जगह रिप्लेस कर ली है और आपकी पोजीशन डाउन हो गई है क्योंकि आप उस स्टैंडर्ड गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे थे। और ये अपडेट साइड वाइड इफेक्ट है, यानी कि आपके जितने भी रिव्यू पेजेस होंगे जो कि अगर आपने एक ही पैटर्न पे क्रिएट कर रखे होंगे तो साइड वाइड वाइज वो अफेक्ट हुए हैं। यानी कि आप 1 या 2 पेजेस नहीं अफेक्ट हुए होंगे, आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट इस अपडेट के बाद अफेक्ट हुई होगी। और दूसरी काम की बात यह है कि अगर आप इंफॉर्मेशनल कंटेंट से भी ट्रैफिक ले रहे थे और मोनेटाइजेशन मेथड उसके ऊपर कोई और यूज कर रहे थे तो इंफॉर्मेशनल कंटेंट इस अपडेट के बाद अफेक्ट नहीं हुआ है, सिर्फ एफिलिएट कंटेंट या रिव्यूड कंटेंट ही अफेक्ट हुआ है। इसकी एग्जांपल यह है कि अगर आप इंफॉर्मेशनल टॉपिक्स लिख
लिख रहे थे, जिस एग्जांपल है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ विटामिन डी या हाउ टू ग्राइंड कॉफी बीन्स एट होम। तो ये दोनों की दोनों एग्जांपल इंफॉर्मेशनल ब्लॉगिंग से रिलेटेड है, इनके इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स हैं, इनके अफेक्ट होने के चांसेस बहुत कम है। इस टाइप के आर्टिकल्स अफेक्ट नहीं हुए इस अपडेट के बाद। गूगल ने मेक श्योर करनी होती है 3 चीजें आपके कंटेंट के अंदर। नंबर 1, ओरिजिनल रिसर्च, एक्सपर्ट्स राइटिंग कंटेंट, डेमोंस्ट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। तो अगर आप वेट लॉस सप्लीमेंट प्रमोट करना चाहते हैं और जब तक सलमान खान उसको प्रमोट नहीं करता तब तक उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं मानी जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अब चलते हैं गूगल की गाइडलाइंस की तरफ, जो कि उसने गाइडलाइंस दी हैं इसी आर्टिकल में, अपने ऑफिशियल आर्टिकल में, जो कि आपने मेक श्योर करनी है कि आपके कंटेंट भी इस गाइडलाइंस पर पूरा उतरता हो। तो ये तमाम बातें आपने गौर से सुननी है और इसकी एक चेकलिस्ट बनानी है। और अगर आप अपना राइटिंग का काम आउटसोर्स कर रहे हैं तो उनके पास ये चेकलिस्ट जरूर अपडेट करवानी है। और अगर आप खुद राइटिंग करते हैं तो अपने पास ये चेकलिस्ट रखें और अपने आर्टिकल को बनाने के बाद आप ये तमाम फैक्टर्स चेक करें कि क्या उसमें प्रेजेंट है या नहीं। तो पहला पॉइंट जो यहाँ हाईलाइट कर रहा है वो ये है कि प्रोडक्ट एक्सपर्ट नॉलेज होना चाहिए आपके पास। अब एक्सपर्ट कौन होता है? एक्सपर्ट की नॉर्मल डेफिनेशन तो यही है कि जितना नॉलेज एक आम बंदे को स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड है उससे ज्यादा उसको नॉलेज होना चाहिए, तो वो एक्सपर्ट कहलाया जा सकता है। तो अगर एक यूजर आईफोन लेने वाला है तो जब वो आईफोन की वेबसाइट को विजिट करता है तो वहां पर उसको बड़े पावरफुल वर्ड्स नजर आते हैं जिसकी वजह से वो उसके तरफ अट्रैक्ट होता है। पर उसके बाद जब हम आईफोन के ही FAQ पेज पे जाते हैं तो यहाँ उसके बारे में जितने भी FAQs लिखे हुए हैं, अगर वो तमाम कोई भी बंदा अपनी वेबसाइट में ही अपडेट कर देता है तब भी वो एक्सपर्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो एक जनरल नॉलेज है। तो एक्सपर्ट होने का नॉलेज सिर्फ इस बात से है कि आपने रिसर्च कितनी स्ट्रॉन्ग कर रखी है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी प्रोडक्ट मार्केट में है। तो आप एक्सपर्ट नॉलेज को डिफाइन करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज एक्सपर्ट नॉलेज की कैटेगरी में आती है। तो अगर आप आईफोन से रिलेटेड ही आर्टिकल लिख रहे हैं तो फिर आपको कंपेयर करना चाहिए उसी की सेम प्राइस रेंज या स्पेसिफिकेशन रेंज रिलेटेड मॉडल्स में, जिसमें हो सकता है सैमसंग। और दूसरा पॉइंट ये है कि उसमें मोस्ट पॉपुलर फीचर्स जो होते हैं, जो कि कोई भी यूजर बाय करने से पहले फोकस कर रहा होता है, वो हो सकता है उसका कैमरा, उसकी पावर, उसकी स्पेस, उसकी रैम। तो इन दोनों फोन्स के जब आप ऑफिशियली रिव्यूज के ऊपर रिसर्च करेंगे तो फिर आपको वहां से उस प्रोडक्ट की इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिलेगी, चाहे वो आईफोन हो चाहे वो सैमसंग हो। उन दोनों का जब आप कंपैरिजन करेंगे और अपने अंदाज में उसको प्रेजेंट करेंगे तो फिर वो एक्सपर्ट नॉलेज कहलाई जा सकती है। और दूसरे नंबर पे जो है वो पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है वो है यूज फिजिकली मोर इन्फो देन मैन्युफैक्चरर। और जब फिजिकल रिव्यू की बात होती है इसका मतलब तो ये होता है कि वो प्रोडक्ट आपके हाथ में होना जरूरी है तभी आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। पर इस बात को इस तरह सोचे कि गूगल को कैसे पता लगेगा वो प्रोडक्ट आपके पास है या नहीं है। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है कि उसको पिक्चर से पता लग सकता है कि प्रोडक्ट आपके पास है या नहीं है। तो उसके लिए आपको ब्रांड न्यू पिक्चर्स चाहिए, तो आपको यूज करना पड़ेगा अल्टीमेटली फोटोशॉप को, जिससे आप यूनिक इमेजेस बना सकते हैं। और अगर आप टेक रिलेटेड काम कर रहे हैं तो फिर सॉफ्टवेयर के स्पेसिफिकली स्क्रीनशॉट्स को यूज किया सकता है अपने आर्टिकल्स में, जो कि एक रिकमेंडेड प्रैक्टिस है। और नंबर 3 पे आता है प्रोडक्ट मेजर्स डिफरेंस कैटेगरीज ऑफ परफॉर्मेंस। सिर्फ टॉप 10 का आर्टिकल लिख देना काफी नहीं है, आपको उसमें प्रोज एंड कॉन्स दोनों एक्सप्लेन करना जरूरी है, तभी वो अनबायस्ड कंटेंट कहलाएगा। और उसके बाद जब आप उसमें एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो वो मिलेगी आपको कंपैरिजन टेबल से। और कंपैरिजन टेबल अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए फ्री प्लगइन है टेबल प्रेस, और उसके अलावा पेड प्लगइन के ऑप्शन में आता है निंजा टेबल्स और AAWP, और इससे सिमिलर और प्लगइन्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। और नंबर 4 पे आता है डिफरेंस फ्रॉम कंपेटिटर्स। अब आपने अपना कंटेंट डिफरेंशिएट करना है, यानी कि अपने ही कंटेंट में आपने कंपेटिटर को भी एक्सप्लेन करना है सेम उसी मॉडल और प्रोडक्ट से रिलेटेड रखते हुए। अपने आर्टिकल में आप डिफरेंशिएशन करेंगे उसी प्रोडक्ट की उसके कंपेटिटर से, और ये टेबल फुलफिल करता है इस फॉर्मेलिटी को जिसमें आप कंपैरिजन करते हैं कंपेटिटर से और फिर उसके पॉजिटिव पॉइंट को हाई वेटेज देकर कंपेटिटर से अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। नंबर 5 पे आता है कवर कंपेरेबल प्रोडक्ट्स फॉर स्पेसिफिक यूजर्स। इसका मतलब यह है कि सिर्फ आपने बेनिफिट्स ही नहीं बताने उस प्रोडक्ट के, आपने उसके अंदर कॉन्स भी एक्सप्लेन करनी है। और अगर आपको कॉन्स नहीं मिल रही तो आप रिव्यूज पढ़े उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की, Amazon में जाकर रिव्यूज पढ़े और वहां जाकर नेगेटिव फीडबैक देखेंगे कि लोगों ने किस बारे में नेगेटिव फीडबैक दे रखा है, वो आपके लिए कॉन्स का काम करेंगे। तो अब आपने अगर उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई और आर्टिकल भी लिख रखा है जो कि उसी के साथ बेस्ट बैच बनता है, तो आप उसका लिंक भी उस आर्टिकल के अंदर दे सकते हैं। लेट्स सपोज कि आईफोन का नया मॉडल लॉन्च हो गया और वो आप अपनी वेबसाइट में एक्सप्लेन कर रहे हैं। आईफोन X Max के ऊपर आप आर्टिकल क्रिएट कर रहे थे और आईफोन X यानी कि आपने जो रिसेंट मॉडल था उसके साथ वहां पर उसका लिंक दे सकते हैं जिसमें आप उसको कंपैरिजन दे रहे होंगे ओल्ड मॉडल वर्सेस न्यू मॉडल के साथ। और यहीं पे अगर आपको इंटरनल लिंकिंग का आइडिया नहीं है जो कि इससे रिलेटेड एग्जांपल है, तो फिर आप इस इंटरनल लिंकिंग से रिलेटेड वीडियो को देखकर
उससे रिलेटेड एक्शन ले सकते हैं। और नंबर 6 पे आता है डिस्कस बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स आफ्टर रिसर्च। तो इसका ताल्लुक भी डायरेक्टली प्रॉस एंड कॉन्स के साथ ही है, यानी कि आपने बेनिफिट्स बताने हैं और ड्रॉबैक्स जरूर बताने हैं उस प्रोडक्ट के, तभी वो अनबायस्ड कंटेंट कहलाएगा। नंबर 7 पे आता है हाउ द प्रोडक्ट इवॉल्व ओवर टाइम, यानी कि आप आईफोन के लेटेस्ट मॉडल से रिलेटेड आर्टिकल लिख रहे हैं तो फिर आप कंपैरिजन दे सकते हैं उसके ओल्ड मॉडल्स के साथ, यानी कि 2015, 2018 या 1920 तक जितने मॉडल्स आए उसमें क्या चीजें ऐसी थी जो कि इस वर्जन में ग्रेजुअली इंप्रूव होती चली आई हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी अपडेट्स, कौन सी टेक्निकल अपडेट्स स्पेसिफिकेशन वाइज या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकती हैं जिसका आप कंपैरिजन कर सकते हैं उसके ओल्ड मॉडल्स के साथ। और नंबर 8 पे आता है फैक्टर्स, प्रोडक्ट कैटेगरीज एंड हाउ परफॉर्म इन डिफरेंट एरियाज। यहाँ पर आपको क्लियरली एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर रहा है कि जब भी कोई बायर कार बाय करता है तो फिर वो कार बाय करने के लिए जो उसके माइंड में क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हो सकते हैं उसकी फ्यूल इकोनॉमी से रिलेटेड, उसकी सेफ्टी से रिलेटेड, उसकी हैंडलिंग से रिलेटेड, और इसके अलावा जो भी की डिसीजन हो सकते हैं जो कि एक बायर लेता है किसी भी कार को फाइनलाइज करने से पहले। तो अब कॉमन सेंस की बात यह है कि अगर आपको माइक्रोवेव ओवन इस्तेमाल करना नहीं आता तो फिर आपको फीचर्स का कैसे पता होगा और फिर आप अपने आर्टिकल में डीप रिसर्च कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि या तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड आइडिया होगा तभी आप उसकी रिसर्च में बेस्ट आउटपुट दे सकेंगे। अगर आपको टेक्नोलॉजी या उस टॉपिक से रिलेटेड या उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड नॉलेज नहीं है तो फिर आप उसको आर्टिकल की शक्ल में भी अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर सकेंगे। आप सिर्फ पिक्चर लगाने से या मॉडल का नंबर बताने से काम नहीं चलेगा और आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देना पड़ेगा, अपने ही आर्टिकल को स्पेसिफिकेशन वाइज, फीचर वाइज एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना पड़ेगा जो कि गूगल ने यहाँ एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो सीरियसली इसको फॉलो करना पड़ेगा तभी आपको फ्यूचर में रिजल्ट्स आ सकेंगे। तो ये एक एल्गोरिथमिक अपडेट थी, यानी कि कंपैरिजन जब बंदे ने फाइनलाइज कर लिया कि प्रोडक्ट लेनी है तो फिर उसके सेल्स पेज पे जाकर वो इमीडिएटली बाय कर लेगा। एफिलिएट वेबसाइट पर लाने का मकसद यही होता है कि उसको कंपैरिजन करना होता है मुख्तलिफ प्रोडक्ट से और एक अनबायस्ड रिव्यू लेना होता है। तो आपको कंपेयर करनी होती है, टेस्ट फाइंडिंग बतानी हो सकती है और जितना मैक्सिमम आप उस प्रोडक्ट को डिफरेंट एंगल से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं उतना ज्यादा कन्वर्जन भी इंक्रीज होती है। तो आपको मोस्टली अपनी टून, आई या वी में रखते हुए अपना आर्टिकल क्रिएट करना चाहिए। और मैं जब कहता रहता हूं कि लॉन्ग वर्ड काउंट होना चाहिए तो उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपने वर्ड्स को ही भरना है अपने आर्टिकल में, उसके अंदर ये तमाम चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए तभी आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं अपनी वेबसाइट से। और जब आप ये तमाम फैक्टर्स फुलफिल कर लेंगे तो फिर आपका यूजर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम स्टे करेगा यूजर आपके पास। और अगर आपने आज ये चीजें फुलफिल नहीं की तो जून में गूगल की एक और अपडेट आ रही है यूजर एक्सपीरियंस से रिलेटेड, आपकी वेबसाइट वहां जरूर अफेक्ट हो जाएगी। तो उससे पहले अपनी वेबसाइट को रेडी करें ताकि जून की अपडेट के लिए वो सिक्योर हो जाए। ये थी आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो कि मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि रिव्यू अपडेट से रिलेटेड मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आज मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया और ये तकरीबन वही तमाम बातें थी जो कि अपनी वीडियोस में मैं एक्सप्लेन करता रहता हूं। तो अगर आप इसको अभी तक फॉलो नहीं कर रहे थे तो इसको जरूर करें क्योंकि आपको फ्यूचर में हैवी लॉसेस होने वाले हैं, आपके एसेट रिस्क पे जा सकते हैं अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये तमाम बातें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में आई विल ट्राई इट लिखना मत भूलिएगा। अगर इससे रिलेटेड किसी भी किस्म का आपका क्वेश्चन है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में जरूर प्लेस करें, मैं डिटेल रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा अपने दोस्तों को टैग जरूर करें जो सेम फील्ड से रिलेटेड है और स्ट्रगल कर रहे हैं। जाने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड एंड सेफ डे।